वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज सीमा, योर पॉलिटी एजुकेटर। आज हम क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन करने वाले हैं। इसके पहले हम 1 to 9 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बिल्कुल थियोरी बेस्ड, बिल्कुल फाउंडेशन से पढ़ चुके हैं। आज हम इन्हीं चैप्टर्स की एक बार और रिवीजन करेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट की रिवीजन। तो चैप्टर फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर। ठीक है, इसमें जितने भी जो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स थे वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1961 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव थे। ठीक है, जब 1961 में क्यूबा का मिसाइल संकट आया, तब उस समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। और वहीं पर जो अमेरिका थे, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो आपको जैसे क्यूबा का मिसाइल संकट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे ही सोवियत संघ का उस समय राष्ट्रपति कौन था या फिर नेता कौन थे? अमेरिका का उस समय नेता कौन था जिसने इस क्यूबा के मिसाइल संकट में अपना योगदान दिया या फिर इसको कम करने में अपनी मध्यस्थता की भूमिका निभाई? ठीक है, उन नेताओं का नाम ज़रूर से ज़रूर आपको याद रखना है। ठीक है, तो सोवियत संघ के नेता कौन थे? निकिता क्रुश्चेव। और वहीं पर जो अमेरिका थे, अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि नेता कौन थे? जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। अब देखिए, जैसे 1961 में जो एक अमेरिका से 14 किलोमीटर्स की दूरी पर एक छोटा सा द्वीप समूह था, वो था क्यूबा। ठीक है, और वो सोवियत संघ के अंडर में काम कर रहा था, यानी कि सोवियत संघ की जितनी भी यहाँ पर जितने भी परमाणु हथियार थे, जितने भी सैनिक अड्डे थे, वो किसने स्थापित कर रखे थे? सोवियत संघ ने, जो कि अमेरिका से बिल्कुल लगा हुआ था, करीब था, जिससे कि वो अमेरिका पे किसी भी समय अटैक कर सके और अमेरिका में क्या गतिविधि हो रही है इस पर ध्यान केंद्रित कर सके। ठीक है, इसीलिए तो इस जो क्यूबा का मिसाइल संकट था, इसको चरम बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी जहाँ पर युद्ध होते होते बिल्कुल बच गया। लेकिन दोनों ही जो राष्ट्र थे वो नहीं चाहते थे कि रक्त रंजित युद्ध हो, दोनों ही चाहते थे किसी तरीके से इस युद्ध को हम टाल दें। इसीलिए हम क्यूबा के मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, जो पहला वर्ल्ड वॉर था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, वो आपसे कभी भी पूछ सकता है वन वर्ड क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका आप ईयर बताइए, तो 1914 टू 1918। ऐसे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये 1939 से 1945 तक। ठीक है, और आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जैसे ही 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंडिंग होती है, वैसे ही वहीं से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1945 में। शीत युद्ध 1945 से 1989 तक, बेसिकली 1989 तक, क्योंकि 1989 में बर्लिन की दीवार गिर जाती है, जो शीत युद्ध का सबसे बड़ा एक हथियार या फिर एक तरीके से सबूत थी। ठीक है, जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिर जाती है तो पूरी तरीके से ये घोषित हो जाता है कि अब शीत युद्ध ख़त्म हो गया और सोवियत संघ ने अपनी हार मान ली है। हालांकि इसके जो कुछ प्रभाव हैं वो 1991 तक भी देखने को मिले। विश्व युद्धों की समाप्ति पर परिणाम शीत युद्ध है। ठीक है, जैसे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसकी जो एंडिंग हुई, उन दोनों का जो कहते नहीं है कि जो रिजल्ट आया वो क्या आया? शीत युद्ध, यानी कि कोल्ड वॉर। शीत युद्ध का कारण एक दूसरे पर विश्वास ना करना तथा परमाणु हथियारों की होड़ थी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोल्ड वॉर था वो कोल्ड वॉर क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न रहा? ठीक है, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीज़न तो यही था कि अमेरिका और जो सोवियत संघ, दोनों कंट्रीज़ थी, दोनों राष्ट्र थे, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे थे। दोनों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने जो उनके जो काम थी, जो नीतियाँ थीं, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं एक दूसरे से छुपाई, और जिसके कारण वह दोनों एक दूसरे के विश्वास के पात्र नहीं रहे। और दूसरी चीज़ थी कि हथियारों की होड़, एक दूसरे से ज़्यादा ताकतवर बनने की चाहत।
यूरोप का दो गुटों में बट जाना, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। ठीक है, अब देखिए जो यूरोप था, सबसे पहले क्या हुआ, जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले जो यूरोप था, यूरोप को ही दो हिस्सों में बांट दिया गया। यानी कि यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ थी जो अभी औपनिवेशिक थी, यानी कि किसी न किसी राष्ट्र के अंडर में वो काम कर रही थी। तो उन कंट्रीज़ को जिसके साइड ऐसा लगा कि हाँ मुझे मदद मिल रही है, सहायता मिल रही है, या फिर जो जिसके अंडर में था उसने उसी का साथ दिया। तो जो पूर्वी यूरोप था वहाँ पर सोवियत संघ ने साथ दिया, और जो पश्चिमी यूरोप था वहाँ पर अमेरिका ने साथ दिया। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि जो ये कंट्रीज़ थी जो औपनिवेशिक तरीके से रह रही थी, साम्राज्य था जो, तो उन कंट्री को ये आर्थिक सहायता देना, हथियारों से मदद करना, उनको बचाना, जो ये विश्व की जो महाशक्तियाँ थीं, इन शक्तियों के लिए कैसे लाभकारी हो सकता है? तो महाशक्तियों के लिए बिल्कुल लाभकारी हो सकता है। पहला तो ये कि जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वहाँ पे रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल बहुत था, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत थे, और उनको किस तरीके से उसको यूज़ करना है नहीं आता था। टेक्नोलॉजी की कमी थी वहाँ पर, ठीक है, औद्योगिकीकरण की कमी थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो यूएसएसआर और ये जो यूएसए था, उन दोनों के लिए ये छोटी छोटी कंट्रीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी। बदले में ये लोग उनको फाइनेंशियली थोड़ी सी हेल्प करते थे, और इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्री थी जैसे कि यूएसए जो था, इसके अंडर में जितनी भी कंट्रीज़ थी उन कंट्री को यूएसएसआर से क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। बस ये दो काम करते थे ये दोनों कंट्रीज़, और बदले में इनको छोटी छोटी जो राष्ट्र थे, कंट्रीज़ थी, उनसे कच्चा माल, प्राकृतिक संसाधन, इसके साथ साथ में सैनिक मिलते थे, और एक दूसरे राष्ट्र पर नज़र रखने के लिए सैनिक अड्डे भी मिल जाते थे। 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन हुआ। ठीक है, अब ये जो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, जिसको हम नाटो भी बोलते हैं, इसको बनाने का मेन मकसद यही था कि जो यूएसए के साइड में जितनी भी कंट्रीज़ थी, ठीक है, यूएसए के साइड में जितनी भी कंट्रीज़ थी, उन कंट्री का मानना था कि अगर इनमें से यूएसएसआर ने अगर किसी एक कंट्री पर भी हमला कर दिया तो सभी कंट्रीज़ को ये मानना होगा कि हम पर हमला हुआ है। ठीक है, मतलब किसी एक पर हमला यानी कि हम सब पर हमला। और इसी के जवाब में 1955 में वार्सा पैक्ट के संगठन बनाया गया, जो कि सोवियत संघ ने बनाया था। गुटों में शामिल राष्ट्रों की आर्थिक व सैनिक सहायता मिली। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो महाशक्तियाँ थीं छोटे छोटे राष्ट्रों की हेल्प क्यों कर रही थीं, तो क्योंकि महाशक्तियों को इन छोटे छोटे राष्ट्रों से काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। बदले में ये क्या करती थी, आर्थिक और सैनिक सहायता करती थी, यानी कि इन कंट्रीज़ को दूसरी कंट्री से, अदर कंट्री से सुरक्षित रखती थी और थोड़ा सा आर्थिक सहायता कर देती थी। अब 1960 के दशक के 3 समझौते थे। अब देखो शीत युद्ध चल रहा है, लेकिन परिस्थितियाँ बदल रही हैं। काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ धीरे धीरे इंडिपेंडेंट हो गई और फिर वो क्या सही है क्या गलत समझने लगी। इसके साथ साथ में जब देखा गया कि काफ़ी कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं, धीरे धीरे लोगों में समझ आ रही है क्या सही है क्या गलत, तो परमाणु को कम करने के लिए, क्योंकि फिर सभी कंट्रीज़ के पास अगर परमाणु हथियार हो जाते तो ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि यूएसए और यूएसएसआर ही आपस में लड़ाई करते या फिर युद्ध करते। अदर कंट्रीज़ भी छोटी छोटी एक दूसरे में आपस में अपने बराबर वालों से युद्ध कर सकती थी। तो इसको कम करने के लिए क्या किया गया, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि की गई। ठीक है, और इसी के साथ साथ में परमाणु अप्रसार संधि की गई, परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। ठीक है, ये 3 संधियाँ 1960 के दशक में ही की गई। ठीक है, और इन संधियों में ये कहा गया कि परमाणु हथियारों पर रोक या फिर किसी तरीके से प्रतिबंध होना चाहिए, जिससे अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सके। 1956 में गुटनिरपेक्ष
आंदोलन संस्थापक राष्ट्र। अब देखिए 1956 में क्या हुआ, भारत 1947 में आज़ाद हो गया। फिर भारत को समझ में आया कि पूरा विश्व तो 2 गुटों में बटा हुआ है और हमें किसी भी एक गुट में शामिल होना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। तो भारत ये नहीं चाहता था कि अभी उसको आज़ादी मिली है और फिर से उसकी आज़ादी छीन ली जाए। इसके लिए कुछ राष्ट्रों ने मिल के गुट निरपेक्ष आंदोलन किया। जो इसके संस्थापक राष्ट्र थे, यानी कि पहली मीटिंग जिन्होंने बिठाई, फर्स्ट है यूगोस्लाविया, भारत, मिस्र, इंडोनेशिया, घाना। ठीक है, ये 5 राष्ट्र थे और इन 5 राष्ट्रों के साथ में इनके जो उस समय नेता कौन थे, उन नेताओं का भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले 1956 में गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ। इनके संस्थापक राष्ट्र और संस्थापक राष्ट्र के जो उस समय नेता थे, उन नेताओं के नाम, ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको MCQ में भी आता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, तो आपसे ये ज़रूर पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किस सन में हुआ। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, इनके संस्थापक राष्ट्र बताइए, व इनके नेताओं के नाम लिखिए, ऐसे आ सकता है। ठीक है, तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो थे, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि पहले प्रधानमंत्री भी बने, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रूमा थे। ठीक है, इसी के साथ साथ में पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ, जिसमें 25 देश शामिल हुए। अब देखिए, जो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ ना, वो 1961, अब देखिए ध्यान दीजिए, 1961 और 1961 कुछ हुआ था 1961 में, और भी 1961 में ही क्यूबा का मिसाइल संकट आया। 1960 के दशक में ही 3 वहाँ पे संधियाँ की गई परमाणु हथियारों की उत्पादन में कमी लाने के लिए, और 1961 में ही गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, जो कि बेलग्रेड में हुआ, और सबसे पहले यहाँ पर 25 देशों ने अपनी हाजिरी लगाई। इसके बाद सन 2006 में हवाना यानी कि क्यूबा में भी जो 14वां सम्मेलन में 116 सदस्य देश तथा 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद जब 14th गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ 2006 में, तो इसमें 116 सदस्य राष्ट्र थे और 15 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। इसका मतलब जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था, जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रासंगिक बनाए हुए थी और कहीं ना कहीं उसकी भी एक इम्पोर्टेंस थी। महाशक्तियों को से बचने के लिए एक विकल्प के रूप में गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है, महाशक्तियों से बचना यानी कि USA और USSR के गुटों में शामिल ना होने का एक विकल्प था। ठीक है, कि अगर हम उन दोनों गुट में शामिल ना हो तो हम कहाँ जाएं। ठीक है, हम गुट निरपेक्षता की नीति अपनाएंगे, हम अपना एक तीसरा गुट बनाएंगे। गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन, तटस्थ नहीं, बल्कि मध्यस्थता की नीति है। अब देखिए, गुट निरपेक्षता की जो नीति है, जब भारत के साथ 4 और संस्थापक राष्ट्रों ने अपनाया, तो यहाँ पर USA और USSR या फिर इसके जो विरोधी राष्ट्र थे, उनके द्वारा ये आलोचना की गई कि जो गुट निरपेक्षता की नीति है सिद्धांत विहीन है, इसका कोई भी सिद्धांत, कोई भी प्रिंसिपल्स नहीं है, ये तटस्थ है, अलग रहते हैं, इनको जो विश्व में क्या हो रहा है उसकी कोई खोज खबर नहीं करनी है और उससे कोई मतलब नहीं रखना है। और इसी के साथ साथ में ये बिल्कुल बेकार नीति है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति मध्यस्थता की नीति है। 1960 के दशक में कई ऐसे युद्ध हुए हैं, गृह युद्ध, छोटे छोटे राष्ट्रों के बीच में युद्ध हुए, जिनमें भारत ने और गुट निरपेक्षता के जो और भी संस्थापक राष्ट्र थे, उन सभी ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई उन युद्धों को लेकर और युद्ध की स्थिति को टाला। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों फिनिश होता है आपका रिवीजन के साथ। इसके साथ अगर आपसे ये कहा जाए कि गुट निरपेक्षता की नीति कहाँ तक प्रासंगिक है, तो गुट निरपेक्षता की नीति आज भी प्रासंगिकता लिए हुए है और इसमें 2006 तक 116 राष्ट्र
यहाँ पर सदस्य राष्ट्र बने और इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है और ये एक महाशक्तियों के युद्धों में एक विकल्प के रूप में सामने आया था, जिसमें सभी नव स्वतंत्र राष्ट्र जुड़े थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, रिवीजन करेंगे और इस सीरीज़ को पढ़ना बिल्कुल ना भूलिए। इस सीरीज़ में हम सभी चैप्टर्स की रिवीजन करने वाले हैं। इसके साथ साथ में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स भी कीजिए वीडियो कैसी लगी, और अगर दिल करे तो शेयर भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।